आप रो क्यों रहे हैं? उस रात मैंने जो सुना वह मेरा वहम नहीं था। दरवाजे में चाबी डालने की आवाज से ही पता चल गया था। 2-3 बार कोशिश नाकाम रही। खट 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 खटैक। उनके हाथ कांप रहे थे। जूते उतारने में उन्हें काफी देर लगी। एक पैर का जूता उतारने में 5 सेकंड, दूसरे में 5 सेकंड, और फिर वे सीधे गुस्लखाने में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। छटैक की आवाज आई, फिर पानी की आवाज आई, जैसे किसी ने बेसिन का नल पूरी ताकत से खोल दिया हो। लेकिन उस पानी के शोर के पीछे एक और आवाज आ रही थी। 70 साल की जिंदगी में जिनके पैर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर सरिया भी गिर गया तो देसी शराब का एक घूंट पीकर दर्द सह लिया। जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और वे एक झटके में सड़क पर आ गए, तब भी जिनका सिर कभी नहीं झुका, वही इंसान आज रो रहा था, और वह भी अपने बेटे के घर से होकर आने वाली रात। कुछ दिनों बाद मैंने एक छोटा सा रिकॉर्डर खरीदा, उसे पति के बैग में डाल दिया, और फिर मैंने सुना। ईयरफोन से जो आवाज आ रही थी वह अनजानी थी। वह मेरा बेटा नहीं था जिसे मैं जानती थी। मेरी बहू की ठंडी हंसी के साथ ठंडे और चुभने वाले शब्द बरस रहे थे, ऐसी बातें जो कोई बेटा अपने बाप से नहीं कह सकता। आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या कहा होगा? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा साथ दें। मैं आपको अपने पति रमेश शर्मा के बारे में ठीक से बताती हूं। 70 साल की उम्र में कभी कमजोरी न दिखाने वाला इंसान है रमेश शर्मा। जवानी में जब वे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे और कमर दर्द से रात भर सो नहीं पाते थे, तब भी उन्होंने कभी मरहम लगाने को नहीं कहा। उस मनहूस मंदी के दौर में जब 15 साल पुरानी नौकरी एक झटके में चली गई, तब भी उन्होंने सिर नहीं झुकाया और सुबह 4 बजे उठकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकल गए। अंदर से उनका दिल भले ही टूट रहा हो, पर बाहर वे कभी जाहिर नहीं करते। वही हैं ये साहब। लेकिन यह कितना अजीब था, है ना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था इतना पत्थर दिल इंसान बेटे के घर से रात का खाना खाकर लौटा और गुसल खाने का दरवाजा बंद करके नल चलाकर रो रहा था। मेरा दिल धक से होकर जैसे जमीन पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया हो। मैं रसोई में दाल पका रही थी, लेकिन मैंने काम छोड़कर कान लगा दिए। पतीले में दाल उबलने की आवाज के बीच गुसलखाने से पानी की आवाज आ रही थी। बेसिन का नल पूरी तरह खुला हुआ था। बहुत शोर था, झरने की तरह तेज। आमतौर पर वे घर में घुसते ही आ गया कहकर अपने कमरे में चले जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक अनहोनी की आशंका ने मुझे घेर लिया था। दरवाजा खुलने के समय से ही कुछ अजीब लग रहा था। क्या ये साहब के हाथ कांप सकते हैं? आखिरकार दरवाजा खुला और जूते उतारने की आवाज आई। टप टप टप, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा हो। आमतौर पर वे एक झटके में जूते फेंक देते थे, लेकिन उस दिन वे ऐसे उतार रहे थे जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो। आ गए आप? कोई जवाब नहीं। उस चुप्पी ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिर्फ कदमों की आहट आ रही थी। हॉल से गुसलखाने की तरफ जाते हुए कदम, घिसटते हुए कदम। आमतौर पर वे तेजी से चलते थे और उनकी चप्पल की आवाज छट छट करती थी, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी गीला कपड़ा घसीट रहा हो, जैसे दुनिया का सारा बोझ उन्होंने ही उठा रखा हो। चटैक। गुसलखाने का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। यह आवाज बहुत अशुभ लगी, और फिर पानी का शोर शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे बेसिन का नल पूरी ताकत से खोल दिया गया हो। पानी की आवाज हॉल तक आ रही थी। कान बहरे हो रहे थे। मैं हाथ में करछुल लिए वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और करछुल खनक रही थी। 1 मिनट बीत गया, पानी की आवाज जारी रही। 2 मिनट बीत गए, अब भी सिर्फ पानी का शोर था। तीसरे मिनट मैंने करछुल नीचे रखी और रसोई से बाहर आ गई। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दाल उबल रही थी, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं नंगे पैर हॉल पार कर गई। टाइल्स का फर्श ठंडा था। ठंडक मेरे पैरों में समा रही थी, पर मेरा दिल उससे भी ज्यादा ठंडा पड़ रहा था। मैं गुसलखाने के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मेरे पैर कांप रहे थे। दरवाजे की दरार से रोशनी छनकर आ रही थी। एक पतली सी लकीर हॉल के फर्श पर खिंची हुई थी। पानी का शोर अब भी वैसा ही तेज था, झरने की तरह ऊंचा और शोर भरा। लेकिन कुछ अजीब था। पानी के शोर के बीच कोई और आवाज भी मिली हुई थी। एक बहुत ही धीमी, दबी हुई आवाज, सांस लेने की आवाज, गले में कुछ अटकने की आवाज, और फिर सिसकने की आवाज। वे रो रहे थे। वह आदमी अंदर रो रहा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में आंसू क्या होते हैं यह नहीं जाना। वह आज रो रहा था।
मेरी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। मैंने दरवाजा खटखटाया। सुनिए। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पानी का शोर। उस चुप्पी ने मुझे पागल कर दिया। सुनिए, आप ठीक तो हैं? अब भी कोई आवाज नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई आवाज नहीं थी। मुझे साफ सुनाई दे रहा था। पानी के शोर के पीछे सांस रोकने की आवाज, सिसकियों को निगलने की आवाज, रोने को जबरदस्ती दबाने की आवाज। उन्होंने मुझे सुना नहीं था, ऐसा नहीं था। वे सुनकर भी जवाब नहीं दे रहे थे। वे पानी के शोर से अपने रोने को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जब मुझे यह समझ आया तो मेरा दिल टूट गया। अजी, मेरी आवाज कांप रही थी। दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। ठंडा धातु मेरी हथेली से टकराया। मैंने हैंडल घुमाया, वह बंद था। मैंने उसे हिलाया। खट खट खट। हैंडल बेकार घूम रहा था और धातु की आवाज कर रहा था। अजी, मेरी आवाज ऊंची हो गई। मैं अनजाने में ही चीख पड़ी। आखिर हुआ क्या है? दरवाजा खोलिए। तब जाकर पानी का शोर रुका। टप। नल बंद करने की आवाज आई। सन्नाटा छा गया, एक डरावना सन्नाटा। मैंने दरवाजे से कान सटा लिए। दूसरी तरफ से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। नाक सिकोड़ने की आवाज, हाथ से आंसू पोंछने की आवाज और जबरदस्ती सांस को सामान्य करने की आवाज। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए, राहुल ने कुछ कहा है क्या? उसने ऐसा क्या कह दिया? अब भी कोई जवाब नहीं। इस घुटन से मेरा दम घुट रहा था। अजी, कुछ तो बोलिए। मैं पागल हो जाऊंगी। सच में, मैं सच में पागल होने वाली थी। तब जाकर उनकी आवाज आई। एक दबी हुई, भारी आवाज, पानी से भीगी, रुंधी हुई आवाज, एक पूरी तरह से टूटी हुई आवाज। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और आप छिपकर ऐसे रो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो इंसान ऐसे क्यों करता है? बस थकान हो गई है, थकान। उस एक शब्द ने मुझे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। यह वही शब्द था जो वे अपनी पूरी जिंदगी बोलते आए थे। अंदर से चाहे वे सड़ रहे हों, पर अपनी इज्जत के लिए वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। दरवाजा खोलिए अभी। छोड़ो, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। उनकी आवाज और भी ज्यादा भर्रा गई थी। मैं और दरवाजा नहीं पीट सकी। मैं ठंडे दरवाजे पर अपना माथा टिकाए खड़ी रही और उनकी सांसों की आवाज सुनती रही। एक भारी टूटी हुई सांस। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे पति के रोने का दुख नहीं था। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि जिंदगी भर साथ रहने वाली मुझसे भी वे अपना दर्द नहीं बांट सकते थे। तब मुझे एहसास हुआ, यह कोई मामूली बात नहीं थी। उस आदमी को उसके बेटे के घर पर पूरी तरह से कुचल दिया गया था, और वह भी मेरे सीधे साधे राहुल ने, जो अपनी बीवी के रंग में रंगकर अपने बाप की बेइज्जती करने लगा था। एक बाप के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता था? उस रात मैं अपने कमरे में नहीं जा सकी। मैं ड्राइंग रूम के सख्त सोफे पर सिकुड़ कर सो गई। एक पल भी नहीं सो पाई। मैं छत्ता था को घूरती रही और तरह तरह के ख्याल आते रहे। आखिर मेरे बेटे ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, ये साहब इतने क्यों टूट गए? उस दिन के बाद 3 दिन बीत गए। पति ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानती थी, वे रात भर करवटें बदलते थे, सो नहीं पाते थे और सुबह 2-3 बजे उठकर ड्राइंग रूम में चले जाते थे। सिगरेट की गंध कमरे तक आती थी। जो इंसान हमेशा बालकनी में सिगरेट पीता था, वह अब ड्राइंग रूम के बीचों बीच पीने लगा था। राहुल का एक भी फोन नहीं आया। आमतौर पर हफ्ते में 1-2 बार तो हालचाल पूछने के लिए फोन आ ही जाता था, पर उन 3 दिनों में पूरी तरह शांति थी। मैंने सोचा कि बहू को ही फोन करूं, पर फिर रुक गई। मुझे पता था कि वह चुड़ैल क्या कहेगी। इतनी व्यस्तता में फोन क्यों किया? कोई जरूरी काम न हो तो रखती हूं। उसकी ठंडी आवाज में साफ कल्पना कर सकती थी। गुरुवार दोपहर 2 बजे मैं पास के ब्यूटी पार्लर गई। मैं हर 3 महीने में एक बार पॉर्मिंग कराने जाती हूं। सुनीता ब्यूटी पार्लर 20 साल से मेरी पसंदीदा जगह। मालकिन सुनीता मेरी ही उम्र की थी और वहां मोहल्ले की सारी खबरें मिलती थीं। पार्लर का दरवाजा खोलते ही केमिकल की गंध नाक में चुभी। पर्मिंग वाले लोशन की खट्टी और तीखी गंध। फिर भी यह एक जानी पहचानी गंध थी। अरे दीदी, बड़े दिनों बाद आई। सुनीता ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने नीले रंग का एप्रन पहना हुआ था और हाथ में कैंची थी। वह एक ग्राहक के बाल काट रही थी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी हो जाएगा। मैं सोफे पर धम्म से बैठ गई। वहां पत्रिकाएं पड़ी थीं, पर मेरा हाथ उन पर नहीं गया। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। बस पति के ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट बाद मेरी बारी आई। सुनीता मेरे बालों को सहलाते हुए पूछने लगी, आज भी वैसा ही पर्म कराना है? हाँ। घुंघराले कर दो।
शैम्पू के बाद उसने मेरे बालों में रोलर्स लगाने शुरू कर दिए। ठंडा पर्मिंग लोशन मेरी खोपड़ी पर लगा। चुभन हो रही थी पर सहने लायक थी। दीदी आजकल कैसी हैं? शर्मा जी ठीक हैं? सुनीता ने यूं ही पूछ लिया। आमतौर पर मैं कह देती कि सब ठीक है, लेकिन उस दिन कुछ और ही था। कई दिनों से दिल में दबी बात जुबान पर आ ही गई। सुनीता, क्या मर्द उम्र के साथ अजीब हो जाते हैं? क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने रोलर लगाते हुए हाथ रोककर पूछा। शीशे में हमारी आंखें मिलीं। तुम्हारे जीजा जी कुछ अजीब हो गए हैं। बेटे के घर से आते हैं तो चुप हो जाते हैं और गुस्लखाने में घुसकर घंटों बाहर नहीं निकलते। बगल की कुर्सी पर बाव बैठी एक आंटी जो बाल रंगवा रही थीं, बीच में बोल पड़ी। वे लगभग 60-65 की लग रही थीं। अरे, इस उम्र में सब ऐसे ही हो जाते हैं। हमारे वाले का भी एक पेंच ढीला हो गया है, कभी अचानक रोने लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, एक और ग्राहक ने कहा। रिटायरमेंट के बाद मर्द और भी ऐसे हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता, और जब लगता है कि बच्चे इज्जत नहीं कर रहे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुनीता ने सिर हिलाया। हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, मर्दों में भी मेनोपॉज जैसा कुछ होता है। सब यही कह रहे थे कि उम्र के साथ ऐसा होता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती थी मेरे पति की समस्या ऐसी नहीं थी। यह पक्का था कि बेटे के घर पर उनके साथ कुछ हुआ है। पर दीदी, आपने पूछा कि आपके बेटे ने क्या कहा? सुनीता ने धीरे से पूछा। पूछने पर भी नहीं बताते, बस कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। एक ठंडी आह निकल गई। तभी बगल वाली कुर्सी पर बैठी एक आंटी जो बाल सुखा रही थीं, बोल पड़ी। वे 50-55 की तीखे नैन नक्श वाली महिला थीं। मैं होती तो रिकॉर्डर लगा देती। अचानक पार्लर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ड्रायर की आवाज गूंज रही थी। मैंने उस आंटी की तरफ देखा। रिकॉर्डर? हाँ, पति के कपड़ों में या कहीं चुपके से रिकॉर्डर रख दो ताकि पता चले कि मामला क्या है, तभी असली बात पता चलेगी। वह आंटी मुस्कुराई। मैंने भी पिछले साल यही किया था। मेरे पति ऑफिस में परेशान लग रहे थे पर कुछ बताते नहीं थे। मैंने रिकॉर्डर रख दिया तो सब सुन लिया। बॉस की गालियां, साथ काम करने वालों की बातें, सब कुछ। पर ऐसे कैसे? मेरी बात अधूरी रह गई। मुझे पता था कि यह नैतिक रूप से गलत है, पर मेरी आंखें चमक उठीं। अरे दीदी, कितनी भी उत्सुकता हो, ऐसा मत करो, यह ठीक नहीं है। सुनीता ने मुझे रोका। पति पत्नी के बीच भी प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन वह आंटी बोलती रही। प्राइवेसी? पति पत्नी के बीच कैसा राज? जिंदगी भर साथ रहकर घुटने से तो अच्छा है कि सच पता चल जाए। यह बात मेरे दिल में चुभ गई। सच जानना बेहतर है। हाँ, ऐसे अंदाजे लगाने से तो अच्छा है कि सच पता चल जाए। आजकल तो रिकॉर्डर बहुत छोटे आते हैं, उंगली जितने। जेब के अंदर रख दो तो पता भी नहीं चलेगा। उस आंटी ने विस्तार से बताया। कहां से खरीदें, कितने का मिलेगा, कैसे काम करता है? मैं सुन्न होकर सुनती रही। रोलर्स लगे बालों से पर्मिंग लोशन की गंध आ रही थी। मेरा सिर जल रहा था, पर मेरा दिल उससे ज्यादा जल रहा था। दीदी, ज्यादा मत सोचो। सुनीता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, पर मेरा मन कहीं और था। रिकॉर्डर, यह शब्द मेरे दिमाग में घूमता रहा। पर्मिंग खत्म हो गई। मेरे बाल घुंघराले हो गए थे। शीशे में मेरा चेहरा अजीब लग रहा था। झुर्रियां, रूखी त्वचा, सफेद होते बाल। यह एक 68 साल की औरत का चेहरा था, और इस उम्र में भी मैं अपने पति का दिल नहीं समझ पा रही थी। मैं पार्लर से बाहर निकली। शाम के 4 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था। मुझे घर जाना था, पर मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। मैं अनजाने में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की तरफ चल पड़ी। मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान जिसके बोर्ड पर डिजिटल प्लाजा लिखा था। मैं दुकान के सामने देर तक खड़ी रही। अंदर जाऊं या नहीं? क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? जिंदगी भर साथ रहे पति की जासूसी करना क्या सही है? लेकिन तभी मुझे पति के गुस्लखाने में रोने की आवाज याद आई। पानी के शोर में दबी वह सिसकी जिसे वे मुझसे भी छिपाना चाहते थे। वह दर्द। मैंने दुकान का दरवाजा धकेला। टिंग टोंग। घंटी बजी। आइए मैडम, एक नौजवान कर्मचारी ने नमस्ते किया। वह 25-26 साल का लग रहा था। क्या चाहिए आपको? वो रिकॉर्डर है? मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे मैं कोई बड़ा गुनाह कर रही हूं। रिकॉर्डर किस लिए चाहिए? बस कुछ नोट करने के लिए। मैं झूठ बोलने में कच्ची थी। पता नहीं कर्मचारी समझा या नहीं, पर उसने चुपचाप एक डिवाइस दिखाया। यह सबसे छोटा है, छोटी उंगली जितना। बैटरी 1 हफ्ते चलेगी। वह सच में छोटा था। काले प्लास्टिक का एक टुकड़ा, छोटी उंगली के एक पोर जितना। कितने का है?
10,000 रुपये। 10,000। पति की जासूसी करने के लिए यह एक महंगी कीमत थी। लेकिन मैंने अपना पर्स खोला, 100 के पुराने नोट निकाले। पैक कर दूं? नहीं, बस ऐसे ही दे दो। मैंने काले प्लास्टिक के थैले में रिकॉर्डर लिया। वह भारी लग रहा था, छोटी उंगली जितना डिवाइस पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। घर लौटते समय सूरज डूब रहा था। आसमान खून की तरह लाल था, जैसे वह मेरे गुनाह को जानता हो, लाल और डरावना। मैंने दरवाजा खोला, पति अभी तक नहीं आए थे। मैं बेडरूम में गई और अलमारी के सबसे अंदर रिकॉर्डर छिपा दिया, अंडरवियर वाली दराज में सबसे पीछे, जहां पति कभी नहीं देखते। और फिर मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, जैसे किसी बड़े अपराधी की तरह मैं बेचैन थी। क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? शायद न जानना ही बेहतर होता। सच कभी कभी और भी बड़े जख्म दे सकता है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। मेरे पति क्यों टूटे, मेरे बेटे ने आखिर क्या किया, यह मुझे जानना ही होगा। रिकॉर्डर, वह छोटा सा लोहे का टुकड़ा सब कुछ बता देगा। रिकॉर्डर खरीदने वाली रात पति शाम 7 बजे घर आए, रोज से आधा घंटा लेट। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं रसोई में चली गई। मैं खाना लगाने का नाटक करने लगी, जबकि मैंने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। आ गए हम, पति ने छोटा सा जवाब दिया और बेडरूम में चले गए। कपड़े बदलने की आवाज आई, अलमारी खुलने की आवाज, हैंगर टकराने की आवाज और एक ठंडी आह। रात के खाने के दौरान हम चुप रहे। सिर्फ चम्मच टकराने की, सूप पीने की और अचार चबाने की आवाज आ रही थी। पति ने आधा खाना भी नहीं खाया और चम्मच रख दिया। अरे खाइए तो, आपको भिंडी की सब्जी पसंद है ना? मन नहीं है। उनकी आवाज में उदासी थी, एक बेजान आवाज। खाने के बाद पति ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगे। न्यूज चल रही थी, पर उनकी आंखें स्क्रीन पर नहीं थीं। वे बस शून्य में देख रहे थे। कभी कभी वे गहरी सांस लेते थे, एक भारी बोझिल सांस। मैं बर्तन धोते हुए पति को देख रही थी। सोफे पर झुके हुए वे एक थके हारे बूढ़े लग रहे थे। कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। रात के 10 बजे पति सोने चले गए। बिस्तर बिछाने की आवाज आई। मैं ड्राइंग रूम में ही रही। मेरा ध्यान बस अलमारी में छिपे रिकॉर्डर पर था। वह छोटा सा लोहे का टुकड़ा, छोटी उंगली जितना, बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। क्या मैं अभी उसे निकालकर पति के कपड़ों में रख दूं, या कुछ दिन और इंतजार करूं? 1 घंटा बीत गया, 11 बज गए। पति के खर्राटों की आवाज आने लगी, एक नियमित गहरी आवाज। वे गहरी नींद में थे। मैं धीरे से उठी, नंगे पैर बेडरूम में गई। अंधेरे में अलमारी टटोली, अंडरवियर वाली दराज खोली। ठंडा प्लास्टिक का टुकड़ा मेरे हाथ में आया। रिकॉर्डर। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे चोरी करने जैसा महसूस हो रहा था। नहीं, चोरी से भी बुरा काम। मैं ड्राइंग रूम में आई। पति का बैग दरवाजे के पास रखा था, 20 साल पुराना, काले रंग का ब्रीफकेस, घिस घिस कर जिसके कोने फट गए थे। नया बैग दिलाने की बात पर वे हमेशा कहते थे कि यही आरामदायक है। मैं बैग के सामने बैठ गई। मैंने जिप खोली। सर, एक धीमी आवाज हुई। मेरा दिल रुकने को था। कहीं पति जाग न जाएं, कहीं वे मुझे देख तो नहीं रहे। मैंने बैग के अंदर झांका। चश्मा, रुमाल, ब्लड प्रेशर की गोलियां, डायरी, पेन, रोज की तरह वही चीजें। अंदर एक छोटी जेब दिखी, जिप वाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? जिंदगी भर साथ रहे, पति पर शक करना, उनकी जासूसी करना, क्या यह सही है? तभी मुझे फिर वही दृश्य याद आया। गुस्लखाने में रोते हुए पति, पानी के शोर से अपने आंसू छिपाते हुए, मुझसे भी अपना दर्द छिपाने की उनकी जिद। मैंने फैसला कर लिया। माफ करना अजी, मैं धीरे से बुदबुदाई। बस एक बार, मैं बिना बताए यह रख रही हूं। सच में, बस एक बार। मैंने रिकॉर्डर को अंदर वाली जेब में डाल दिया। छोटा सा बटन दबाया, एक लाल बत्ती जली। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। मैंने जिप बंद की, बैग को वापस उसकी जगह पर रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वह शुरू से वहीं था। मैं उठने लगी, पर मेरे पैरों में जान नहीं थी। घुटने कांप रहे थे। मैं किसी तरह उठी और बेडरूम में चली गई। पति अब भी खर्राटे ले रहे थे। मैं रजाई ओढ़कर लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। छत घूम रही थी, सीने में घुटन हो रही थी, दम घुट रहा था। मैंने यह क्या कर दिया? पति पत्नी के बीच के भरोसे को मैंने ही तोड़ दिया। 45 साल साथ रहे पति को मैंने ही धोखा दिया। आंसू आ गए, तकिया भीग गया, पर मैं आवाज करके नहीं रो सकती थी। कहीं पति जाग न जाए, कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैंने क्या किया है।
सुबह के 1 तो 2 बजे। अब भी नींद नहीं आई। मैं रसोई में जाकर पानी पीने लगी। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा। थोड़ी राहत मिली, पर दिल अब भी भारी था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर देखा। सिर्फ अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी दिख रही थी। इस अंधेरे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। मैं अपने पति की जासूसी कर रही हूं यह भी कोई नहीं जानता। सुबह के 3 बजे मैं फिर कमरे में गई। पति के खर्राटे बंद हो गए थे। सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, एक शांत सांस। वे आराम से सो रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मैं पति के बगल में लेट गई। मैंने उनका चेहरा देखा। चांदनी में उनका चेहरा पीला लग रहा था। झुर्रियां गहरी थीं माथे पर, आंखों के कोनों में, होंठों के पास वक्त के निशान भरे पड़े थे। इस आदमी के साथ मैंने 45 साल गुजारे हैं। 23 साल की उम्र में शादी करके आई थी और अब तक जवानी, अधेड़ उम्र और अब बुढ़ापा, सब साथ में। अच्छे बुरे दिन सब साथ देखे। और आज मैं इस आदमी की जासूसी कर रही हूं। अपराध बोध ने मुझे घेर लिया। मेरा दिल फटने को था, पर साथ ही एक और ख्याल आया। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्योंकि पति जख्मी हैं और मुझे नहीं बता रहे। वे अकेले घुट रहे हैं, इसीलिए मैं यह कर रही हूं, है ना? सुबह 4 बजे। अब भी नींद नहीं आई। मैंने हार मान ली। बस आंखें बंद किए पड़ी रही। वक्त के जल्दी गुजरने का इंतजार करने लगी। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। पति उठे, अंगड़ाई ली और बाथरूम चले गए। नहाने की आवाज आई, रोज की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। दाल गरम की और पराठे बनाए। मेरे हाथ कांप रहे थे और पराठा जल गया। मैंने दोबारा बनाया। कुछ जलने की गंध नहीं आ रही? पति ने टाई बांधते हुए पूछा। हाँ, पराठा थोड़ा जल गया, कोई बात नहीं। मैंने चाहा कि मेरी आवाज न कांपे, कि सब कुछ सामान्य लगे। नाश्ते के बाद पति जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने बैग भी उठा लिया। वही बैग, आपका 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 आपका, जिसमें रिकॉर्डर था। मेरा दिल धक्ष से रह गया। चलता हूं, ध्यान से जाइएगा। पति दरवाजे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उनके कदमों की आहट दूर होती गई। मेरे पैरों में जान नहीं रही और मैं वहीं बैठ गई। पूरा शरीर कांप रहा था। अब शुरू हो गया था पति की जासूसी, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जा सकता था। बात शुरू हो चुकी थी। आज पति जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, जो भी कहेंगे, वह रिकॉर्डर सब कुछ सुनेगा। और शाम को जब पति लौटेंगे तो मैं वह रिकॉर्डिंग सुनूंगी। मुझे डर लग रहा था। क्या रिकॉर्ड होगा? कौन सा सच सामने आएगा? वह सच हम दोनों को कैसे बदल देगा? लेकिन मुझे जानना था, मेरे पति क्यों टूटे? मेरे बेटे ने आखिर क्या कहा? बहू कैसी है? तभी तो मैं उनकी मदद कर सकती हूं, उन्हें दिलासा दे सकती हूं और हम साथ मिलकर इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं खुद को ऐसे ही दिलासा दे रही थी, खुद को सही ठहरा रही थी, पर अपराध बोध खत्म नहीं हुआ। वह दिन भर मुझसे चिपका रहा और मुझे परेशान करता रहा। रिकॉर्डर रखने के तीसरे दिन अब तक कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बस कभी कभी उनकी गहरी आहें सुनाई देती थीं। बस गुरुवार की शाम थी। राहुल का फोन आया था। आज उसके घर जा रहा हूं, सुबह पति ने कहा। चम्मच रखते हुए उन्होंने जोड़ा, खाना वहीं खाऊंगा। मेरा दिल धक से रह गया। आखिरकार वह दिन आ ही गया, सच जानने का दिन। ठीक है, अच्छा खाना खाकर आइएगा। मैंने जितना हो सके सामान्य दिखने की कोशिश की, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। पति के जाने के बाद मैं दिन भर बेचैन रही, बस घड़ी देखती रही। दोपहर 1, 2, 3 बजे। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। रात 9 बजे दरवाजा खुला। पति अंदर आए। उनके कंधे पहले से ज्यादा झुके हुए थे। आ गए? कोई जवाब नहीं। पति ने बैग नीचे रखा और सीधे गुसलखाने में चले गए। चटैक, दरवाजा बंद होने की आवाज आई और फिर से पानी का शोर शुरू हो गया। बेसिन का नल पूरी ताकत से खुला था। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरा सारा खून जम गया हो। 10 मिनट बीत गए। पानी का शोर जारी रहा। उसी बीच मुझे सुनाई दी, अब जानी पहचानी हो चुकी वह दबी हुई सिसकी। वे फिर रो रहे थे। वह आदमी फिर अकेला रो रहा था। 20 मिनट बाद गुसलखाने का दरवाजा खुला। पति की आंखें लाल थीं। खाना खा लिया, छोटा सा जवाब देकर वे बेडरूम में चले गए। जल्द ही बिस्तर पर गिरने जैसी आवाज आई। मैं पति के सोने का इंतजार करने लगी। रात के 12 बज गए। उनकी करवटें बदलने की आवाज शांत हो गई और गहरी
नियमित सांसें आने लगीं। मैं धीरे से उठी और नंगे पैर पति के बैग की तरफ गई। अंदर की जेब में रिकॉर्डर मिल गया। लाल बत्ती धीमी धीमी जल रही थी, मतलब रिकॉर्डिंग अभी भी जारी थी। मैं रिकॉर्डर लेकर रसोई में गई। दराज से सस्ते वाले ईयरफोन निकाले, कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली और प्ले बटन दबाया। एक बीप की आवाज के साथ आवाजें आने लगीं। पहले पति की आवाज थी। मैं आ गया। अरे पापा जी, आप फिर आ गए। पिछले हफ्ते ही तो आए थे। आजकल तो आप बहुत जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ये बहू प्रिया की आवाज थी। फिर और जल्दी जल्दी शब्दों में जहर घुला था। मैंने ईयरफोन पकड़े हुए हाथ कस लिए। राहुल अंदर है, सुनो जी। पापा जी आए हैं। कदमों की आहट आई और फिर बेटे की आवाज, हाँ पापा आ गए। खाना, एक लापरवाही भरा अंदाज। मैंने अपनी सांस रोक ली। राहुल, बेटा। पापा, आजकल हम लोग रात में बस हल्का फुल्का ही खाते हैं। पैसे नहीं है ना, एक एक रुपया बचाना पड़ता है। ये बहू की आवाज थी। पापा, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम भी परेशान हैं। बेटे ने साथ दिया। बच्चे की स्कूल फीस ही महीने की 20,000 है, ऊपर से लोन की किश्तें। आपको ये सब कहां पता होगा पापा जी। बहू ने फिर कहा, हाँ, पहले जैसा जमाना नहीं रहा होगा। पति की आवाज धीमी पड़ गई। फिर कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई लिफाफा निकाल रहा हो। ये लो। ज्यादा नहीं है। कुछ पल की चुप्पी। मैंने प्रार्थना की, भगवान बस शुक्रिया कह दे। 5,000। पापा जी, आप इन पैसों से हमें क्या करने को कह रहे हैं? मेरा दिल धक से रह गया। पापा, थोड़े से पैसे देकर एहसान जताना बंद करो। यह बेटे की आवाज थी, ठंडी और बेपरवाह। मैं ईयरफोन निकाल फेंकना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे अंत तक सुनना था। एहसान कैसा? मैं तो बस मदद करना चाहता था। पति की आवाज कांप रही थी। अगर आप सच में मदद करना चाहते तो घर हमारे नाम कर देते। बहू ने बात काट दी। घर के कागजात की बात। वे हमारा घर चाहते थे। मैंने मेज को कसकर पकड़ लिया। पर वह तो बहुत अचानक होगा। अचानक क्या? 1 साल से कह रहे हैं हम। आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? सठिया गए हैं क्या? बेटे की आवाज ऊंची हो गई। सठिया गए हैं? यह शब्द मेरे सिर पर हथौड़े की तरह लगा। हाँ, तो आजकल कौन से मां बाप अपने बच्चों को एक घर नहीं देते? आजकल तो सब पहले ही जायदाद दे देते हैं। आप वो घर हमें दे दीजिए, हम आपको हर महीने 5,000 रुपये दे देंगे। आप दोनों के लिए काफी होगा, है ना? बहू ने साथ दिया। 5,000। पति की आवाज में हैरानी थी। छोटे शहर में जाएंगे तो इतने में गुजारा हो ही जाएगा, बहू ने जोड़ा। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। मैंने अपने होंठ काट लिए। खून का स्वाद आया। हाँ पापा, आप बहुत जिद्दी हैं। दुनिया बदल गई है, आपको समझ नहीं आता। ऐसे ही सब कुछ पकड़कर बैठे रहेंगे तो हम दोनों ही मरेंगे। वैसे लालच तो बहुत है आप लोगों में। जो माँ बाप बच्चों के बारे में सोचते हैं वे उनकी मुश्किल में मदद करते हैं। बहू की आवाज उकसाने वाली थी। वैसे भी जो हमको इंसान सालेंगे, बाद में तो सब हमें ही मिलना है। पता नहीं इतना क्यों सोचते हैं, बेटे ने हंसकर कहा। हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। आपके जमाने की तरह कुर्बानी वुर्बानी वाली बातें अब नहीं चलती। बहू ने फिर कहा। कुर्बानी, यह शब्द सुनते ही मेरे दिमाग की कोई नस टूट गई। अपने बच्चे के मुंह में एक निवाला ज्यादा डालने के लिए हम पति पत्नी ने सिर्फ चटनी से रोटी खाई थी। वह भयानक समय जब गुजारा करना भी मुश्किल था। मुझे याद आ गया। हवा जैसे जम गई थी और फिर पति की आवाज आई। ठीक है, मैं सोचूंगा। एक बेजान आवाज। उनके उठकर दरवाजे की तरफ जाने की आवाज आई। तभी बहू की आवाज फुसफुसाते हुए आई। अब सोचने से नहीं, करने से होगा। रोज रोज सोचने से क्या होता है? दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर लिफ्ट का बटन दबाने की आवाज। कुछ पल शांति रही। फिर प्रिया की हंसी फूटी। देखा, मैंने कहा था ना, मर जाएंगे पर घर देने की बात नहीं करेंगे। मम्मी भी वैसी ही हैं। दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं और दुनिया के सबसे शरीफ होने का नाटक करते हैं। पर बेटा चाहे मर रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पराया भी ऐसा नहीं करता। यह बेटे की आवाज थी। मैंने ईयरफोन निकाल दिए। मैं और नहीं सुन सकती थी, पर आवाजें बंद नहीं हुई। वे मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। हाँ, 2 लोगों के लिए इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? किसी छोटे से 1 रूम फ्लैट में जाकर रहें। नहीं देंगे तो छीनने के तरीके भी हैं। कानूनी तौर पर अर्जी दें तो वक्त लगेगा। पर बेटे ने कहा, उफ़, उतना इंतजार कौन करेगा? बस इमोशनल ब्लैकमेल करो। पापा जी, आपका पोता स्कूल नहीं जा पाएगा। 1 लाइन काफी है। थोड़ा इंतजार करो।
पापा का दिल नरम है, वे मम्मी को भी मना लेंगे। उसी पल मेरे दिमाग में एक दृश्य उभरा। छोटा सा राहुल स्कूल के स्पोर्ट्स डे में दौड़ रहा था। वह फर्स्ट आया और मेरी गोद में आकर चिल्लाया था, मम्मी, जब मैं फर्स्ट आऊंगा तो आपकी अंगूठी वापस खरीद दूंगा। उस वक्त मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर उसकी ट्यूशन की फीस भरी थी। बच्चे को यह पता था। रिकॉर्डर में दरवाजे की घंटी बजी। अरे, मैं बैग यहीं भूल गया, पति की आवाज थी, एक शर्मिंदा आवाज, आप भी ना, अपना सामान ठीक से रखा कीजिए। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। ईयरफोन की तार उंगलियों में उलझ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक और दृश्य याद आया, शादी का दिन। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मम्मी, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। वह प्यारी आवाज अभी सुनी हुई ठंडी आवाज से मिल गई। मैंने अपने कान बंद कर लिए। कोई फायदा नहीं। 5,000 रुपये सठिया गए हैं क्या? 1 रूम फ्लैट में जाकर रहो। वे जालिम शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरा बेटा अब नहीं रहा। मैं बुदबुदाई। उस औरत के हाथ की कठपुतली बन गया है। मेरा प्यारा सीधा सादा राहुल मर चुका था। अब जो था वह बहू के इशारों पर नाचने वाला एक नालायक था। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति क्यों रोए थे। जब किसी ने उन्हें चिल्लर देने वाला कहा हो, 1 रूम फ्लैट में जाने को कहा हो, सठिया गया कहा हो, तो कोई कैसे नहीं रोएगा। मैं रिकॉर्डर को सीने से लगाकर रो पड़ी। हमने क्या गलती की? बस एक बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। नालायक कहीं के, यही तेरा बदला है, यही तेरी सेवा है। 30 साल पाल पोसकर 5,000 वाला बूढ़ा बना दिया। मैं अकेली बड़बड़ा रही थी। बाहर सुबह हो रही थी। भोर का समय था। मैं एक पल भी नहीं सोई थी। शरीर थककर चूर था, पर दिल मजबूत हो गया था। अब जब सच पता चल गया था तो मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। अगली सुबह मैं रात भर नहीं सोई थी, पर मेरा दिमाग असाफ था, बल्कि पहले से ज्यादा साफ, क्योंकि अब मुझे पता था कि क्या करना है। पति अब भी अनजान बनकर नाश्ता कर रहे थे। वे दाल में रोटी डुबोकर अखबार पढ़ रहे थे, रोज की तरह। पर मैं जानती थी उनके हाथ कांप रहे थे और वे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। मैं रसोई में गई और टिफिन के डिब्बे निकाले। ताजा बना हुआ अचार, भिंडी की सब्जी, आलू के पराठे, बेटे की पसंदीदा चीजें। मुझे टिफिन पैक करते देख पति ने पूछा, कहां जा रही हो? राहुल के घर। पति के हाथ रुक गए। वे चम्मच हाथ में लिए जम गए थे। उनके चेहरे पर चिंता फैल गई। और सुनिए, मैंने जोड़ा, मेरे घर आने तक बेटे या बहू का फोन मत उठाना। क्यों? बस आज फोन मत उठाना, मैं आकर सब बता दूंगी। पति ने और कुछ नहीं पूछा। शायद वे समझ गए थे कि मैंने कुछ ठान लिया है। मैंने कपड़े बदले, शॉपिंग बैग में टिफिन के डिब्बे रखे। बेटे का घर बस से 30 मिनट दूर था। बस में मैं खिड़की से बाहर देखती रही। गिरते हुए पत्तों को देखकर मैंने मन में दोहराया, आज फैसला होकर रहेगा। नई बनी हुई, दूर से ही शानदार दिखने वाली सोसाइटी आ गई। वही अपार्टमेंट जिसके लिए बैंक लोन नहीं मिल रहा था, तो हमने अपनी 20 साल की जमा पूंजी 3 लाख रुपए दिए थे। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। 12वीं मंजिल। टिंग टोंग। मैंने घंटी बजाई। कौन है? इंटरकॉम से बहू की आवाज आई। मैं हूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। बहू और बेटा दोनों खड़े थे। मम्मी जी, आपने बिना बताए? बहू की आवाज तीखी थी। वह साफ दिखा रही थी कि वह खुश नहीं है। अच्छा है, मैं भी खुश नहीं हूं। खाना लाई थी, दरवाजा पूरा नहीं। खोलोगी? 1 मिनट। बहू ने बेमन से दरवाजा और खोला, पर वह दरवाजे पर ही ऐसे खड़ी हो गई जैसे अंदर आने से रोक रही हो। हटो। मैंने बहू को धकेल दिया और अंदर चली गई। मैं बहू के हैरान चेहरे को देख सकती थी। मैंने ड्राइंग रूम के सोफे पर टिफिन का बैग पटक दिया। कल तुम्हारे पापा यहां आए थे, है ना? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। बहू और बेटे के चेहरे सख्त हो गए। पकड़े गए वाला भाव। 5,000 रुपए दिए थे। तुमने क्या कहा? तुम्हारे पापा ने सब बता दिया है। झूठ मत बोलना। बहू ने सीने पर हाथ बांध लिए। एक रक्षात्मक नहीं, एक आक्रामक मुद्रा। तो क्या कर लेंगी आप? सच ही तो है। 5,000 में होता क्या है? आ गई असली बात सामने, बिना किसी लाग लपेट के। मैंने एक गहरी सांस ली। 30 साल पाला, यह सुनने के लिए। सठिया गए हैं कहा था ना तुमने अपने बाप को। बेटे का चेहरा सफेद पड़ गया, तो उसे पता था कि यह कितना जालिम शब्द है। बहू बीच में कूद पड़ी। 1 साल से घर की बात कर रहे हैं और वे हर बार भूल जाते हैं। यह सठियाना नहीं तो और क्या है। मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी।
घर की बात निकलने का। अपनी जुबान से तुमने अभी हमारे घर की बात की है ना? जुबान? वैसे भी वह घर हमें ही मिलना है, पता नहीं क्यों चिपके हुए हैं उससे। यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। 30 साल से दबा हुआ सच। मैं चिल्लाई, उस घर में पैसा किसने लगाया था? 3 लाख रुपये। लोन की किश्तें भी 1 साल तक हमने भरी थीं। तभी बहू के मुंह से वह आखिरी कील निकली, एहसान जता रही हैं क्या आप दोनों? अचानक कमरे की हवा जम गई। मरते भी तो नहीं, क्या आप हमारे मरने का इंतजार कर रही हैं? क्या कहा? मेरी आवाज धीमी और गहरी हो गई। बहू पीछे नहीं हटी। जब हद पार हो ही गई है तो अंत तक जाएगी। मम्मी जी, आप परिवार नहीं, बोझ हैं। सच कहूं तो मैं धीरे से उठी। मेरे पैर कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, दुख से। 30 साल की जिंदगी एक बोझ शब्द से टूट रही थी। बोझ? मैं बोझ हूं? हाँ, बोझ है। बहू ने सीधे मेरी आंखों में देखा, बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के। तुम लोग इंसान हो? मेरी आवाज कांप रही थी। 30 साल एक शब्द से बिखर रहे थे। 30 साल पालकर यह सुन रही हूं। जानवर कहीं के, तो आप भी कोई मां नहीं है। बहू चिल्लाई। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। जो मां बाप बच्चे की मुश्किल में मुंह फेर लें, वे कैसे मां बाप? मैंने बहू की तरफ हाथ उठाया। मैं उसे मारना चाहती थी, पर बेटे ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने बेटे का हाथ झटक दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया, यह लड़का अब मेरी तरफ नहीं है, यह उस बदतमीज बहू की तरफ है। नालायक कहीं के, तू भी वैसा ही है। मेरी आवाज फट गई। बेटे ने सिर झुका लिया। मुझे डर था कि वह माफ कर दो कह देगा, वह पत्रों कर दें। सुन लेती तो मैं टूट जाती। इससे अच्छा है कि तू भी लड़, तू भी गाली दे, तभी मैं खड़ी रह पाऊंगी। मैंने टिफिन के डिब्बे उठाए। फेंकना था ना यह? ठीक है, मैं खुद फेंक देती हूं। मैंने कूड़ेदान खोला, अचार फेंक दिया, भिंडी की सब्जी फेंक दी, पराठे फेंक दिए। सुबह 4 बजे उठकर बनाए थे, बेटे के स्वाद के हिसाब से। सब कचरा बन गए। बेटा चिल्लाया, पर मैं नहीं रुकी। आखिरी डिब्बा भी खाली कर दिया। खाना फेंकते हुए मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। 30 साल पुरानी गर्भनाल टूटने की आवाज। मैं धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। एक असहनीय हंसी फूटी और मैं पेट पकड़कर हंसने लगी। 30 साल पालने का यह नतीजा मिला। वाह, क्या बात है। ठीक है, अब समझ गई मैंने अपना बैग उठाया। बिना पीछे देखे मैं दरवाजे की तरफ चल दी। पीछे से बेटे की घबराई हुई आवाज आई, मम्मी। उसने पुकारा, पर मैं नहीं मुड़ी। लिफ्ट में घुसकर दरवाजा बंद हो गया। तब जाकर आंसू आए। 30 साल के रुके हुए आंसू बह निकले। पहला कदम, पहला दिन स्कूल का, सब कुछ बह गया, पर कोई पछतावा नहीं था। घर पहुंची तो दोपहर के 2 बज रहे थे। पति अभी नहीं लौटे थे। मैं सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। फोन बजा। स्क्रीन पर बेटा लिखा था। मैंने नहीं उठाया। फोन बजता रहा। 18 मिस्ड कॉल के बाद एक मैसेज आया, मम्मी माफ कर दो। मैंने बिना पढ़े डिलीट कर दिया। माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी थी। शाम 6 बजे पति आए। राहुल के घर गई थी? हाँ। कोई बात हुई? सब खत्म कर दिया। पति ने मुझे देखा, सब कुछ कह आई, आज से हमारा कोई बेटा नहीं है। पति की आंखों में आंसू आ गए। कल्पना करना ही कितना दर्दनाक होगा। मैं उनके पास गई, उनका हाथ पकड़ा और कसकर दबाया। अजी, उन लोगों के नाम पर जो जिंदगी भर का कर्ज था, वो आज हमने चुका दिया। अब हमारा न कोई बेटा है, न कोई कर्ज। आप भी अब यह बोझ उतार दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा? पति ने धीरे से पूछा। मैं धीरे से मुड़ी और उनकी आंखों में देखा। क्या बचा? हम दोनों हैं ना? कुछ पल की चुप्पी। मैंने सोचा, सच में क्या बचा है? 30 साल जिस पर लुटाए, वह बेटा तो नहीं रहा। शादी की अंगूठी बेचकर ट्यूशन की फीस भरी थी। उस वक्त का क्या? सूखी रोटी खाकर गुजारा किया था। उस समय का क्या? हम दोनों। इतना ही काफी है। यह कहते हुए मुझे एहसास हुआ, सच में इतना ही काफी था। 30 साल तक मैं सोचती रही कि बेटा ही सब कुछ है। यह मेरा वहम था। शुरू से ही यह पति ही सब कुछ थे, जो मेरे साथ चुपचाप चटनी से रोटी खाते थे। एक लंबा सन्नाटा छा गया, बहुत लंबा। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी, जैसे किसी अंतिम संस्कार की घंटी हो। बेटे का अंतिम संस्कार, 30 सालों का अंतिम संस्कार। पति जो बीबरी हर सोफे पर बैठे रहे। मैं खिड़की के पास खड़ी रही। उस रात मैंने दराज से एक लिफाफा निकाला। उसमें घर के पुराने कागजात थे। पति चुपचाप देखते रहे। हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। पति कपड़े बदल रहे थे।
एक साफ सुथरी शर्ट जो वे कम ही पहनते थे। उन्होंने दाढ़ी भी बनाई थी। कहाँ जा रहे हैं? मैंने नहीं पूछा। पूछना नहीं चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं जानती हूं, कहीं अकेले जाना होगा। पति दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं रसोई में बर्तन धोने का नाटक करने लगी, पर मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकली। मैं दूर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। क्यों? मुझे नहीं पता, बस चल दी। बस स्टॉप पर मैंने पति को देखा। वे बस का इंतजार कर रहे थे। मैं भी उसी बस में चढ़ी। पिछले दरवाजे से पति आगे बैठे थे, मैं सबसे पीछे बैठ गई। बस चल पड़ी। पति बस खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने एक बार भी सिर नहीं घुमाया। 30 मिनट बाद पति उतर गए। मैं अगले स्टॉप पर उतर गई। मैं पैदल वापस मुड़ी। मुझे दिख रहा था कि पति कहां जा रहे हैं। एक प्राइमरी स्कूल, राहुल का स्कूल। मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता होना चाहिए था कि वे यहीं आएंगे। पति स्कूल के गेट पर खड़े हो गए। देर तक वहीं खड़े रहे। मैं सड़क के उस पार एक दुकान के सामने खड़ी हो गई। दूर से देखती रही। मैदान में बच्चे खेल रहे थे। शायद छुट्टी का समय था। हंसने की आवाज आ रही थी, गेंद खेलने की आवाज। 30 साल पहले भी ऐसा ही था। राहुल भी ऐसे ही खेलता था, पसीने में हंसता हुआ। पति धीरे धीरे मैदान की तरफ गए। वे जाली के पास खड़े हो गए। बच्चों को देखने लगे। देर तक देखते रहे। फिर वे एक पुराने झूले की तरफ गए। जंग लगा हुआ झूला, पेंट उखड़ गया था। पति ने झूले को धीरे धीरे सहलाया। मुझे राहुल का झूला झूलता हुआ चेहरा याद आ गया। पापा देखो, मैं लटक सकता हूं। हंसता हुआ वह बच्चा, इतना छोटा कि उसका हाथ नहीं पहुंचता था, और पति उसे उठाकर झूले पर बिठाते थे। पति के कंधे कांप रहे थे। मैं देख सकती थी कि वे टूट रहे हैं। पूरी जिंदगी खुद को संभालने वाला इंसान टूट रहा था। उनकी धीमी सी बुदबुदाहट हवा में सुनाई दी। काश उस वक्त में लौट सकते। आंसू आ गए। मैं भी लौटना चाहती थी, उस मासूम वक्त में जब हम कुछ नहीं जानते थे। पर हम लौट नहीं सकते थे, कभी नहीं। पति देर तक खड़े रहे, फिर मुड़े, धीरे धीरे चलने लगे, सिर झुकाए हुए। मैं भी मुड़ी, घर की तरफ चल दी। मैं घर पहुंची, जूते उतारे और अंदर आ गई। सोफे पर बैठ गई। 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। पति अंदर आए। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। शब्दों की जरूरत नहीं थी, हम सब जानते थे। पति सोफे पर बैठ गए। मैं रसोई में गई, पानी गर्म किया, चाय बनाई। 2 कप, एक पति को दिया, एक खुद पी। गर्म चाय गले से नीचे उतरी। मैंने बाहर देखा। मौसम खराब था, बारिश होने वाली थी। अब पति बोले, अब सब समेटना होगा। हाँ, मैंने जवाब दिया। शोक का समय खत्म हो गया था, अब समेटने का समय था। उस रात हम चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रहे। बत्ती जलती रही। अगली सुबह 5 बजे घड़ी टिक टिक कर रही थी। बाहर उजाला हो रहा था, बत्ती जल रही थी और हम रात भर चुप रहे थे। पति सोफे पर बैठे थे, मैं खिड़की के पास खड़ी थी। पर्दे की दरार से सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने पहले पहल की, किसी को तो करनी थी। ऐसे बैठे रहते तो हम दोनों ही टूट जाते। चलिए अब कूड़ा फेंकते हैं, पति ने जवाब दिया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। मैं स्टोर रूम से सबसे बड़े काले प्लास्टिक के थैले ले आई। बरसों पुराने सड़े हुए सामान को फेंकना था। मैंने उस नालायक के कमरे का दरवाजा खोला। बक्से भरे पड़े थे, सब राहुल का सामान, किंडरगार्टन से लेकर अब तक का। 30 साल की जमा की हुई चीजें। पहले बक्से में सर्टिफिकेट थे, उपस्थिति पुरस्कार, आदर्श छात्र, सेवा पुरस्कार, सेवा पुरस्कार। मैंने वह सर्टिफिकेट उठाया, हंसी आ गई। सेवा पुरस्कार, क्या उसने सारी सेवा तभी कर दी थी, या यह शुरू से ही एक झूठ था? दूसरा बक्सा, खिलौने, रोबोट, कार, लेगो। मैंने लेगो का बक्सा उठाया। रात भर लेगो जोड़ने वाले बच्चे का चेहरा याद आ गया। मम्मी देखो, मैंने यह बना लिया। उसकी आवाज जैसे कानों में गूंज रही थी। वह बच्चा कहां चला गया, कब मर गया? तीसरा बक्सा, एल्बम, 30 साल की यादें। राहुल के पहले जन्मदिन से लेकर कॉलेज के दीक्षांत समारोह तक मैंने एक एक करके तस्वीरें निकाली। तस्वीरों में हम हंस रहे थे, खुश दिख रहे थे। क्या हम सच में खुश थे, या यह भी एक वहम था? और फिर मैंने उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ फाड़ने की आवाज गूंज रही थी। अलविदा, मैं बुदबुदाते हुए फाड़ रही थी। यह आखिरी विदाई थी। फटे हुए टुकड़ों को मैंने थैले में डाल दिया। पति स्टडी रूम में गए। थोड़ी देर बाद वे एक फाइल लेकर आए। पुरानी मोहरें, पासबुक, एफडी के कागजात। पति ने मेज पर कागजात फैलाए और चुपचाप मोहर लगाने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, पर वे रुके नहीं। मैं देखती रही।
मैंने मोहल्ले के 5 प्रॉपर्टी डीलरों को फोन किया। भाई साहब, मैं 107B से बोल रही हूं, अर्जेंट बेचना है। इसी हफ्ते नहीं, आज ही सौदा हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। बाजार भाव से 5 लाख कम में भी चलेगा। डीलर ने वजह पूछी तो मैं हंस दी। घर एक ही दिन में बिक गया। 30 साल की मेहनत जब बैंक अकाउंट में नंबर बनकर दिखी तो एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ। मैंने पति से पूछा, कहां चलेंगे? गोवा कैसा रहेगा? गोवा, मैंने यह शब्द दोहराया। एक ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं जानता, एक नई शुरुआत के लिए अच्छी जगह। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। हमने मिलकर कूड़े के थैले भरे। हम सामान नहीं फेंक रहे थे, हम बीते 30 साल फेंक रहे थे। एक जानवर जो बेटे के नाम पर हमारी जिंदगी में था। थैले भरते जा रहे थे। राहुल के कपड़े, खिलौने, किताबें। आखिरी थैले को बांधते हुए मैं बुदबुदाई, अब कभी बोझ बनकर नहीं जिएंगे। पति ने मुझे देखा, उन्होंने सिर हिलाया। मैंने खिड़की खोली तो सुबह की ठंडी हवा अंदर आई, पर पता नहीं क्यों ताजगी महसूस हो रही थी, जिंदा होने का एहसास। पति मेरे बगल में आकर खड़े हो गए। क्या अब खत्म हुआ? पति ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है हमारे लिए जीना। यह कहते हुए मुझे एहसास हुआ हम बहुत समय तक सिर्फ मां बाप बनकर जिए, रमेश और शांति बनकर तो कभी जिए ही नहीं। पति ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने भी उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। गर्म था, ठंडा पड़ चुका, हाथ फिर से गर्म हो रहा था। अब लग रहा था कि मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। 3 महीने बीत गए। गोवा में समंदर के किनारे एक पहाड़ी पर छोटा सा घर। खिड़की खोलो तो समंदर की महक आती थी, नमकीन हवा और कॉफी की खुशबू। दिल्ली की धूल की जगह हवा ने ले ली थी। सुबह 6 बजे मैं उठकर आदत के मुताबिक खिड़की खोलती। गोवा आने के बाद यह मेरा पहला काम होता। समंदर दिखता था, नीला समंदर धूप में चमक रहा था। पहली बार जब यह समंदर देखा था तो मैं रो पड़ी थी। क्यों रोई पता नहीं, बस आंसू आ गए थे। शायद आजादी ऐसी ही होती है। पति अंगड़ाई लेकर उठे, उनका चेहरा खिला हुआ था। दिल्ली वाला उदास चेहरा नहीं था। हमारा कैफे, जिसमें सिर्फ 5 मेजें थीं, छोटा सा था। बड़ी सी खिड़की से समंदर साफ दिखता था। 7 बजे कैफे का दरवाजा खुलते ही घंटी बजती। मुझे यह आवाज अच्छी लगती थी, एक नए दिन की शुरुआत का संकेत। पति को आज भी चिंता थी कि ग्राहक आएंगे या नहीं। मैंने जवाब दिया, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, हम दोनों तो हैं। सच में ग्राहक न भी आते तो चलता, घर बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे गुजारा हो सकता था। पति लाते बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। दूध गर्म किया, झाग बनाया, एस्प्रेसो निकाला। दिल बनाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। पर कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहे, कोई बात नहीं। शाम 6 बजे कैफे बंद करने का समय हो गया। पति ने कुर्सियां ऊपर रखीं, फर्श पर झाड़ू लगाई। मैंने कॉफी मशीन साफ की, कप धोए, उन्हें जमाया। कैफे से निकलकर हम समंदर किनारे टहलने लगे। डूबता हुआ सूरज समंदर पर बिखर रहा था और हमारी परछाई लंबी हो रही थी। बहुत खूबसूरत। सुनिए, हम शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। पति रुक गए। उन्होंने मुझे देखा, सीधे मेरी आंखों में। बहुत दिनों बाद हम ऐसे एक दूसरे की आंखों में कब से नहीं देख रहे थे। 30 साल या उससे भी पहले। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, अंत तक मेरे साथ रहने के लिए। हवा का एक झोंका आया और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, पर मैंने रोक लिए। मैंने पति का हाथ पकड़ लिया कसकर, जैसे जवानी के दिनों में। हम घर लौटे। एक छोटा सा विला, समंदर के नजारे वाला, 2 कमरे, एक ड्राइंग रूम, हम दोनों के लिए काफी था। मैंने रात का खाना बनाया, मछली और दाल। गोवा आकर हम अक्सर मछली खाते थे, ताजा और स्वादिष्ट। पति ने कहा कि बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा कि मछली अच्छी है इसलिए। पति बोले, नहीं, तुमने बनाई है इसलिए। 70 की उम्र में मिली तारीफ भी अच्छी लग रही थी। खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। न्यूज में दिल्ली की खबरें आ रही थीं, जैसे किसी और देश की बातें हों, दूर की। राहुल की याद नहीं आती? मैंने अचानक पूछा। कभी कभी पूछ लेती थी, आती है कभी कभी, पर पछतावा नहीं है। तुम्हें, मुझे भी नहीं। यही सही था। हमारा रास्ता अलग, उसका अलग। हाँ, सबका अपना रास्ता था। हमने गोवा में नई जिंदगी शुरू की थी और बेटा दिल्ली में अपनी जिंदगी जी रहा होगा। यही सही था। पर कभी कभी मन में आता था, क्या वह ठीक होगा, खुश होगा, हमें कोसता होगा। कॉफी का कप ठंडा हो रहा था।
पर हमारे हाथ अब भी एक दूसरे को थामे हुए थे। आखिरकार हम अपने नाम से जी रहे थे। सो जाओ तुम भी। कैफे की बत्तियां बुझ गईं, सिर्फ समंदर की सांसें बची थीं। शांति थी, पर यह शांति लड़कर हासिल की गई थी, मुफ्त में नहीं मिली थी। लेकिन उस रात लहरों का शोर कुछ ज्यादा ही था। सोने से पहले मुझे आज आया एक ग्राहक याद आया, एक जवान लड़की जो दिल्ली से आई थी। आपका बेटा राहुल है ना? उसकी यह बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया था, बस सिर हिला दिया था। पर वह लड़की जानती थी, उसकी आंखों में यकीन था। समंदर शांत था, पर कुछ अलग था, कुछ आ रहा था। उस रात हवा पूरब से चल रही थी, दिल्ली की तरफ से। यह हमारी नई जिंदगी थी। छोटा सा कैफे, समंदर और हम दोनों। काफी था, नहीं ज्यादा था, पर हवा अब भी चल रही थी, पूरब से, अतीत से। 6 महीने बीत गए। मई का महीना था। गोवा में दोपहर में कैफे में कॉफी की महक फैली थी। सरसों के फूल झड़ चुके थे और हाइड्रेंजिया खिलने लगे थे। समंदर नीला था, आसमान और भी साफ। शनिवार दोपहर 2 बजे कैफे पर्यटकों से भरा था। पति तेजी से सर्व कर रहे थे और मैं लगातार कॉफी बना रही थी। टिंग डिंग, दरवाजा खुलने की आवाज आई। नया ग्राहक होगा सोचकर मैंने सिर उठाया। राहुल और बहू प्रिया। 9 महीने बाद मेरा दिल बैठ गया, हाथ कांप गए और कॉफी का कप गिरने से बचा। मैं एक पल रुकी, फिर बिना किसी भाव के कहा, आइए, जहां ठीक लगे बैठ जाइए। वे दोनों बैठ गए। मैंने पानी रखकर वापस मुड़ गई। पति भी अपना काम करते रहे, उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। 5 मिनट बीत गए। बेटा बहू कोने में बैठे रहे। वे इंतजार कर रहे थे। किस बात का? कि हम उनके पास जाएंगे, रोकर उन्हें गले लगाएंगे। राहुल ने बहू की तरफ देखा और फिर मजबूरी में उठा। वह काउंटर की तरफ आया। पास आते कदमों की आहट, सन्नाटा। यह सन्नाटा किसी भी शब्द से ज्यादा ठंडा था। राहुल ने धीरे से कहा, मम्मी, पापा, हमसे गलती हो गई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ मशीन की भाप की आवाज गूंज रही थी। सच में गलती हो गई। मैं नासमझ था, अपने मां बाप से ऐसी बातें कहीं। मुझे माफ कर दीजिए। राहुल बोलता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ये असली आंसू थे या नाटक? मैं नहीं जानती थी, जानना भी नहीं चाहती थी। प्रिया को भी बहुत पछतावा है ना? बहू ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में वही तीखापन था। मैं जानती थी, ये उस इंसान की आंखें हैं जिसे कोई पछतावा नहीं है। मैं अब भी कॉफी बना रही थी। हमने बहुत सोचा कि मां बाप ने कितनी मेहनत की। पति ने एक पल के लिए हाथ रोका। मैं देख सकती थी कि वे डगमगा रहे हैं। भगवान, अजी, मत डगमगाना, हम यहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद राहुल हिचकिचाते हुए बोला, वो घर बेचकर जो पैसे मिले थे वे अभी आपके पास है ना? उसी पल कैफे की हवा जम गई। आ गई बात, असली वजह जिससे वे हमें ढूंढते हुए आए थे। मैंने कॉफी का कप नीचे रखा। क्यों? मैंने बस एक शब्द पूछा, और पूछना नहीं चाहती थी। बस थोड़ी मदद कर दीजिए, जरूरत है। कितने? 3 लाख। नहीं है। बहू का चेहरा बिगड़ गया। तो हम क्या करें, कैसे जिएं? उसकी आवाज तीखी हो गई। वह तुम जानो, मैंने कहा। सन्नाटा, एक भारी सन्नाटा। राहुल ने मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा लाल हो गया था। मां बाप अपने बच्चे को मुश्किल में देखकर मुंह फेर लेते हैं। ऐसे होते हैं मां बाप। तो जो बेटा अपने बाप को सठिया गया कहे वह बेटा होता है? मैंने पलटकर पूछा। राहुल रुक गया। जो घर मांगे धमकाए वह बेटा होता है। जो खाना फेंकने की बात करे वह बहू होती है। बात खत्म हो गई। राहुल ने सांस ली और जबरदस्ती बोला, फिर भी एक कॉफी दे दीजिए, आइस्ड अमेरिकानो। उसकी आवाज कांप रही थी। ठीक है। मैंने चुपचाप कॉफी बनाई, बर्फ डाली, एस्प्रेसो डाला। हाथ कांप रहे थे पर गिरा नहीं। मैंने चुपचाप काउंटर पर रख दिया। राहुल ने कॉफी उठाई। मुड़ते हुए बहू बुदबुदाई, बेटे बहू को भी नहीं पहचानते, सच में सठिया गए हैं। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरा दिल नहीं धड़क रहा था, गुस्सा भी नहीं आ रहा था, बस ठंडक थी। मैंने काउंटर के पार से बिना किसी भाव के कहा, सर, पैसे। राहुल रुक गया। बहू का चेहरा सख्त हो गया। कैफे की हवा जम गई। कोई कुछ नहीं बोला। राहुल ने जेब टटोली, बटुआ निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने 100 रुपये का नोट काउंटर पर रखा। नहीं, फेंका। मैंने वह नोट उठाया। 100 रुपये, 30 साल, 100 रुपये। बहू पहले दरवाजे से निकली। टिंग टिंग। यह आखिरी अलविदा थी। दरवाजा बंद हो गया
और मैं कप साफ करने लगी। कैसे कैसे ग्राहक आते हैं, है ना अजी? पति ने चुपचाप सिर हिलाया। सिर्फ कॉफी की महक बची थी, ठंडी महक, शांत महक। कैफे फिर से शांत हो गया। ग्राहक कॉफी पी रहे थे। समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। पति ने मेरा हाथ पकड़ा। वह कांप रहा था। ठीक हो? हाँ बिल्कुल, मैं सच में ठीक थी। दिल दुखा था पर पछतावा नहीं था। वे हमारे बेटे बहू नहीं थे, वे सिर्फ पैसे मांगने वाले अजनबी थे। खिड़की से उनकी पीठ दिख रही थी। वे दूर जा रहे थे, हमारी जिंदगी से। मैंने सिर घुमाया, समंदर को देखा। समंदर अब भी नीला था, हम अब भी यहीं थे। इतना ही काफी था। कैफे में फिर से चहल पहल हो गई। ग्राहक बातें कर रहे थे। मैं कप साफ करते हुए सिर हिला रही थी। अब ठीक है। मेरे हाथ नहीं रुके। मैं साफ कप को फिर से साफ कर रही थी। यह दोहराव एक अजीब सा सुकून दे रहा था। यह साधारण काम सुकून दे रहा था। यह साधारण जिंदगी। पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, गरम हाथ। दिलासा महसूस हुआ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर की धूप समंदर पर बिखर रही थी, चमक रही थी। इतनी खूबसूरत कि आंखें चौंधिया जाएं। इतने खूबसूरत दिन में मैंने 30 साल विदा कर दिए। पति ने कहा, चलो एक कप कॉफी पीते हैं। मैं मशीन के पास गई। कॉफी बीन्स पीसे। घर घर जानी पहचानी आवाज, महक फैली, भीनी भीनी, कड़वी मीठी। मैंने 2 कप बनाए, एक पति के लिए, एक मेरे लिए। हम खिड़की वाली मेज पर बैठ गए, ग्राहकों की छोड़ी हुई जगह जहां से समंदर साफ दिखता था। मैंने एक घूंट पिया। कड़वाहट के बाद एक हल्की सी मिठास जुबान पर रह गई। मुझे लगा यह स्वाद मेरी जिंदगी जैसा है। कड़वे सालों के बाद 68 की उम्र में मिली यह छोटी सी हल्की सी मिठास। पति ने कहा कि स्वादिष्ट है, रोज वाली कॉफी, पर आज ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं वजह जानती थी, क्योंकि अब कोई बोझ नहीं था। हमने 30 साल दिए, बेटा नाम की बेड़ी में, मां बाप नाम के फर्ज में, और आज हमने सब कुछ उतार दिया। कुछ पल की चुप्पी। पति ने सिर हिलाया। हमने ठीक किया, अब जाकर सही किया। हां, अब जाकर सही किया था। क्या आपने भी ऐसी जिंदगी जी है? किसी की मां, किसी की पत्नी बनकर? अपना नाम आखिरी बार कब लिया था? कोई बात नहीं, हमने प्यार का यही तरीका सीखा था। पर अब थोड़ा अलग हो तो क्या हर्ज है? बच्चे पर सब कुछ लुटाना प्यार नहीं, शायद खुद को मिटाने की सबसे दुखद कुर्बानी थी। शाम हो रही थी, आसमान लाल हो रहा था। सूर्यास्त खूबसूरत था, समंदर भी लाल हो गया था। पति ने कहा, आज जल्दी चलते हैं। मैं थकी नहीं थी, बस शांत रहना चाहती थी, अकेले। दोनों। दरवाजा बंद करके हम समंदर किनारे गए। रेत पर चले, नंगे पैर। रेत उंगलियों के बीच से निकल रही थी, गुदगुदी हो रही थी, पर यह एहसास अच्छा लग रहा था। हमने हाथ पकड़कर समंदर को देखा। क्षितिज, जहां आसमान और समंदर मिलते हैं। लहरों की आवाज आ रही थी, छपाक छपाक। पहले यह आवाज कुछ छिपाती थी, पति के आंसू, मेरी आहें, पर अब यह बस लहरों की आवाज थी। पति बोले, राहुल फिर आएगा क्या? आ सकता है, पैसे की जरूरत